मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर भारत में एलपीजी संकट बना हुआ है। विपक्ष सरकार की नीतियों पर हमलावर है, लेकिन सरकार लगातार दावा कर रही है कि ऑल इज वेल। विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि खाड़ी में मौजूद हर भारतीय जहाज पर सरकार की पूरी नजर है। बंदरगाहों पर एलपीजी जहाजों को प्राथमिकता दी गई है और सरकार ने गैस संकट पर कहा कि देश की कमी नहीं है। देश में किसी भी तरीके से तेल की कमी नहीं है। कालाबाजारी पर राज्यों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वही आज एक बार फिर ईरानी विदेश मंत्री अरागची से एस जयशंकर की लंबी बातचीत हुई है और जिसमें जयशंकर ने शांति और सुरक्षा स्टैंड साफ किया है। जयशंकर ने कहा है कि भारत क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भारत के भीतर फिलहाल विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है कि तेल और गैस की कमी को लेकर जो लंबी कतारें इस वक्त दिखाई दे रही है, उसको लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और आज के दंगल में हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। थोड़ी देर पहले पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, वहां पर भी चलेंगे, लेकिन इससे पहले ये खबर देख लेते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग थमती नहीं दिख रही। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 देशों के नेताओं के साथ फोन पर बातचीत में कहा है कि ईरान सरेंडर करने वाला है। ये दावा एक्सियोस का है। इसके मुताबिक ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान बुरी तरह हारा हुआ है और सरेंडर कर देगा या युद्ध उनके इशारे पर खत्म हो जाएगा। हालांकि हकीकत यही है कि युद्ध जारी है और ईरान की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है जिससे ट्रंप के दावे पर मुहर लग सके। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामिनेई कहां हैं और क्या वो घायल हैं? ऐसे सवालों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुस्तफा खामिनेई घायल हैं। ये बयान उस वक्त आया है जब खामिनेई के कोमा में होने की बातें सामने आ रही हैं। इधर खामिनेई को लेकर नेतन्याहू के तेवर भी तल्ख दिख रहे हैं। इससे पहले कल जूनियर खामिनेई का पहला संदेश सामने आया, जिसमें वो खूनी इंतकाम की हुंकार भरते दिखे थे। उन्होंने कहा, ईरान के शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा। ईरान अपने दुश्मनों से मुआवजा मांगेगा। अगर मुआवजा देने से इनकार किया गया तो हम उनकी संपत्ति का उतना हिस्सा ले लेंगे जितना हम तय करेंगे, और अगर ये संभव नहीं हुआ तो हम उनकी उतनी ही संपत्ति नष्ट कर देंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के 14वें दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात की है। दरअसल भारत में युद्ध का असर एलपीजी की सप्लाई पर पड़ रहा है। खबर है कि दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय हालात पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने अरागची से भारत का शांति और स्थिरता का स्टैंड फिर दोहराया। बातचीत में अरागची ने ईरान पर हुए हमले की निंदा की अपील भी की है। वहीं जयशंकर ने कहा कि भारत क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। ये सच है कि दुनिया का 20% तेल होर्मुज से होकर गुजरता है। युद्ध शुरू होने से पहले तक होर्मुज से रोजाना 2 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल गुजरता था, लेकिन अब होर्मुज करीब बंद है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे के बावजूद कि होर्मुज से होकर गुजरने वाले जहाजों को डरने की जरूरत नहीं है। We want to keep it that way. As we continue Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much ईरान होर्मुज की अहमियत को जानता है। ईरान को पता है होर्मुज इस जंग में उसके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। इसलिए वो इस रूट से उन्हीं देशों के जहाजों को आगे जाने दे रहा है जो या तो उसके मददगार हैं या फिर कूटनीतिक समीकरणों के सांचे में फिट बैठते हैं। भारत पहुंचा ऑयल टैंकर भी उसी का हिस्सा है। मेरे पीछे जो ऑयल टैंकर आप देख रहे हैं, ये लिबेरियन फ्लैग शेन लॉन्ग ऑयल टैंकर है और ये सऊदी अरेबिया के रास तनुरा पोर्ट से मार्च 3 को निकला था। उसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज होते हुए, यानी ईरान के पास से होते हुए भारत पहुंचा है। जब से पश्चिमी एशिया में संघर्ष चल रहा है, उसके बाद से भारत पहुंचने वाला ये पहला ऑयल टैंकर है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर पहुंचा है, ईरान के पास से होकर पहुंचा है। आपको बता दें कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजी यातायात पे बंदी लगा दी है और जब से ये संघर्ष चल रहा है तब से ईरान ने ये बंदी लगाई हुई है।
ये पहला ऐसा ऑयल टैंकर है जो सऊदी अरेबिया से तेल लेकर सऊदी अरेबिया के रास तनुरा पोर्ट से मार्च 3 को निकला था। उसके बाद मार्च 8 को ये ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचा है। वहां पर मरीन ट्रैफिक रेगुलेटर के मुताबिक जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रांसपॉन्डर होता है वो इस जहाज ने बंद कर दिया और फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा। मार्च 9 को फिर से ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रांसपॉन्डर इस जहाज ने फिर से ऑन किया और उसके बाद मुंबई तक की यानी भारत तक की यातायात पूरी की भारत तक का सफर पूरा किया। जहां विपक्ष मोदी सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर पार्टी लाइन से अलग होकर सबको हैरान कर दिया है। No, I'm glad that India is taking some initiative to try and work for peace. At the moment, neither side seems to be willing to settle, though Mr. Trump has said that he is running out of targets to hit and that this thing may finish very soon. The Iranians have said that as far as they're concerned, they expect एलपीजी को लेकर भले ही सरकार एलपीजी और तेल को लेकर ऑल इज वेल का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि कई शहरों में गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी बची है। सवाल है कि युद्ध के साइड इफेक्ट की वजह से सिलेंडर की कमी को दूर होने में अभी कितना वक्त और लगेगा। आज तक ब्यूरो। तो कुल मिलाकर मामला अभी साफ नहीं हो पाया है। एक तरफ भारत में अलग अलग जगहों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है और एलपीजी सिलेंडर को लेकर उसको लेकर सरकार बार बार यह कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, एलपीजी का सप्लाई पूरी तरीके से ठीक ठाक है। लेकिन दूसरी तरफ कमर्शियल गैस सप्लाई को लेकर सरकार ने साफ कहा है कि 70 से 80% से ज्यादा कमर्शियल आस्थापनों को वो गैस सप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी विपक्ष इसको लेकर कई सवाल उठा रहा है और यही सवाल लेकर मैं अपने पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा। आज के दंगल में 3 सवाल मेरे इस पैनल के सामने रहेंगे। पहला सवाल, क्या देश में गैस और तेल की वाकई कमी है या सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है? आज इस मामले में जो ब्रीफिंग हुई है वो ब्रीफिंग भी हम आपको दिखाएंगे ताकि इस बात की पुष्टि हो सके या मामला साफ हो सके कि आखिरकार कमी किस चीज की है और कौन सी चीजें आराम से आपको अवेलेबल है भारत के भीतर। दूसरा सवाल, क्या हॉर्मुज को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि क्या भारत के जहाजों को हॉर्मुज से आने की इजाजत मिल रही है, नहीं मिल रही है, कौन से जहाज निकल पा रहे हैं और अभी स्थिति क्या बनी हुई है, उस पर भी हम चलेंगे। और तीसरा सवाल, क्या जंग को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति पर कांग्रेस में मतभेद है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अमेरिका के सामने झुकने की वजह से हमें आज इस तेल संकट का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ शशि थरूर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुमकिन था वही चीज भारत सरकार की तरफ से की जा रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी थोड़ी देर पहले ब्रीफिंग हुई है जहाज रानी मंत्रालय की ओर से और उसके साथ साथ विदेश मंत्रालय की तरफ से भी। उसमें सबसे पहले तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या कहा गया है, तो विदेश सचिव राजेश सिन्हा के ने तमाम जानकारियां साझा की और उन्होंने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में 24 जहाज फंसे हुए हैं, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पास करने के लिए 24 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं, जिसमें 677 नाविक उस पर सवार है। वहीं पूर्व में 3 जहाज है जो दरअसल स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इस तरफ है, यानी उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज पास नहीं करना पड़ता है, जिस पर 76 नाविक सवार है और पूर्व में मौजूद इन जहाजों में से एक हॉर्मुज से आगे निकल चुका है। और मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार हर भारतीय जहाज पर पूरी तरीके से नजर रखे हुए हैं। जरा एक बार सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम तरफ जो पर्शियन गल्फ है उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, जो कल भी उतने ही थे, आज भी 24 वेसल हैं। उसमें 677 भारतीय नाविक हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट में पूर्वी साइड में जो गल्फ ऑफ ओमान है उसमें 4 वेसल थे कल, एक उसमें से मूव किया है जग प्रकाश जो एक ऑयल टैंकर है। तो अब वहाँ पे 3 भारतीय फ्लैग के वेसल्स रह गए, उसमें 76 इंडियन नाविक हैं। इसके अलावा टोटल गल्फ रीजन में करीब 23,000 इंडियन नाविक हैं जो अक्रॉस मर्चेंट, हार्बर, ऑफशोर वेसल वगैरह में काम कर रहे हैं। और डीजी शिपिंग इन सभी से निरंतर तरीके से संपर्क बनाए हुए हैं।
तो इसका मतलब यह कि स्टेट ऑफ होर्मुज में सरकार का खास ध्यान लगा हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोशिश चल रही है कि स्टेट ऑफ होर्मुज भारतीय आवाजाही के लिए खोल दिया जाए। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या इसका मतलब निकाला जाए, क्योंकि जो पूर्व इलाके में जहाज था वो तो स्टेट ऑफ होर्मुज पार कर चुका था, यानी अभी भी क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज से भारतीय जहाजों को आवाजाही करने की इजाजत मिली है? क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने भी ईरानियन प्रधानमंत्री से बात की है, यह भी बात आज साफ शब्दों में कही गई थी, उनका ट्वीट भी उसको लेकर आया हुआ था। क्या हम ये आज की स्थिति में कह सकते हैं? साहिल, देखिए, अगर हम स्थिति की बात करें तो कल भी जब इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग हुई थी तब ये बताया गया था कि वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, जो स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है। 4 में से एक जहाज जो निकला है, जो ऑयल टैंकर है, वो ईस्ट में था, यानी कि उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की जरूरत नहीं थी, तो स्थिति यथावत वही बनी हुई है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बातचीत ईरान के साथ कई स्तर पे हो रही है फिलहाल, और खासतौर पे जो एस जयशंकर की जो बात रही वहां के विदेश मंत्री के साथ, उसमें कई एंगल्स पे बात हुई है। सेफ्टी ऑफ वेसल्स को भी लेकर बात हो रही है और साथ में पैसेज को के अलग अलग स्टेक होल्डर्स अलग अलग लेवल पे निश्चित रूप से बात कर रहे हैं। और खासतौर पे एक और बात कही गई है कि भारत ने अपना स्टांस जरूर क्लियर किया है कि वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के हक में है, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है पर्सियन गल्फ में वो कम हो, और इसके साथ साथ ब्रिक्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग साइड्स हैं, उनके साथ भी भारत इसी स्टांस के साथ आगे बात करेगा, क्योंकि ये अपील ईरान की तरफ से भी की गई थी। साहिल, ठीक है, यानी इसका मतलब यह कि अभी तक भारतीय तेल जहाजों को स्टेट ऑफ होर्मुज पार करने की इजाजत ईरान के तरफ से अधिकृत तौर पर नहीं दी गई है। अमित भारद्वाज, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि तेल संकट को लेकर भी जो ब्रीफिंग में कहा गया वो भी जरा एक बार लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से बयान आया हुआ है। सरकार का कहना है कि देश में तेल और गैस की फिलहाल कोई कमी नहीं है, एलपीजी की कमी बिल्कुल भारत के भीतर नहीं है, लेकिन कालाबाजारी करने वालों से सख्ती से निपटना होगा। राज्य सरकारों को भी इसी तरीके के आदेश दिए गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि जो कमर्शियल उत्पादक है या कमर्शियल यूज करने वाले लोग हैं एलपीजी या गैस, उनके लिए 70 या 80% से ज्यादा वो नहीं मुहैया करा पाएंगे, यह भी साफ कहा गया है। अमित भारद्वाज, इसका मतलब यह कि एलपीजी पूरी तरीके से 100% अफवाह में खरीदारी ना करे, यह भी सरकार कहीं ना कहीं कहने की कोशिश करी। अमित भारद्वाज, एक बार जरा सुन लेते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कहा गया, और उसके बाद अमित भारद्वाज के पास चलते। जो घरेलू हमारे कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई एंश्योर की जा रही है। इसी तरह हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी एलपीजी की सप्लाई दी जा रही है। Domestic production of LPG has increased by 30% today. हमारी रिफाइनरीज के अंदर 5 मार्च की तुलना में आज 30% अधिक LPG का उत्पादन हो रहा है। कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए commercial cylinders have been put at the disposal of state government for priority distribution. कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो प्रायोरिटी डिसाइड करके इंश्योर करें कि ये कमर्शियल सिलेंडर कंज्यूमर्स तक पहुंचे। तो अमित, इसका मतलब क्या निकाला जाए कि एलपीजी यानी घरेलू जो कंज्यूमर्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उन्हें सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी कोशिश करने के बाद भी उन्हें 100% तेल गैस का सप्लाई नहीं हो पाएगा सरकार की तरफ से। क्या हम ये कह सकते हैं? साहिल, बिल्कुल स्थिति वैसी ही है। इसके लिए सरकार ने सारे आंकड़े भी हमारे सामने रखे, चाहे वो पेट्रोल पंप्स के स्टेटस हो या फिर एलपीजी बुकिंग सेंटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की बात हो। वो आंकड़े रखते हुए सरकार ने कहा कि कोई ड्राई आउट नहीं है, यानी कि जो डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स है उन तक सारा जो बुकिंग है, जितनी बुकिंग से डिलीवरी होनी थी उस दिन, उस हिसाब से डिलीवरी हो रही है। एक और बात इंडिकेट किया गया है चार्ट दिखाते हुए कि किस तरह से बीते कुछ दिनों में पैनिक बुकिंग की वजह से जो आंकड़ा 50 लाख के आसपास रहता था वो 75 लाख तक चला गया है, तो 25 लाख का इजाफा है, जिसकी वजह से लंबी कतारें दिख रही है। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए स्थिति बेहद अच्छी नहीं है साहिल, ये कहा जा सकता है। सरकार इस बात को मान रही है और इसलिए राज्य सरकारों को कहा गया कि आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाकर अपने यहां पर कमर्शियल सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन उस लिहाज से करें ताकि वहां कोई कालाबाजारी या होर्डिंग ना हो या ऐसे स्टेक होल्डर के पास पहुंच जाए जिसको जरूरत कम है
और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है, कंज्यूमर्स से जो रिक्वायर्ड कंज्यूमर्स हैं उन तक वो सप्लाई ना पहुंचे। तो राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी इसमें अहम रूप से निभाई गई है। सरकार स्पष्ट कर रही है तस्वीर, एलपीजी में सप्लाई चेन में कहीं कोई ड्राई आउट नहीं है, दिक्कत नहीं है, पैनिक बुकिंग ना करें। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर्स की जहां तक बात है, कंज्यूमर्स की बात है, वहां स्थिति थोड़ी चिंताजनक जरूर है। साहिल। ठीक है।